इस कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। साइमा की उम्र तो ज्यादा ना थी कि उसे शादी की फिक्र होती, मगर वो घर में सबसे बड़ी थी। यही वजह थी कि हर तरफ से शादी का रुख उसकी जानिब ही होता था। घर में उसकी शादी को लेकर अब्बा अम्मा परेशान थे या नहीं, मगर वो किसी लम्हे भी इस फरीजे से बेपरवाह नहीं थे। हर दूसरी शादी के तज़किरे में साइमा का जिक्र आ ही जाता। वो हर बार अपना नाम सुनकर घबरा जाती। उसके दिल में बस अपनी अच्छी और बुरी किस्मत के ख्यालात गर्दिश करने लगते। जिस मकाम पर वो खड़ी थी वहाँ ऐसे ख्यालात का आना फितरी सी बात थी। उम्र के इस हिस्से में सिवाय अपने मुस्तकबिल के फिक्रमंद होने के और कुछ नहीं था। बाज़ औक़ात बचपन और लड़कपन के बाद जवानी बाद में आती है। फिक्रें और परेशानियां पहले डेरा डाल लेती हैं। आज भी उनके घर में मेहमान आए हुए थे। चहल पहल थी, सबके चेहरों पर खुशी के आसार नुमाया थे। एक वो थी कि जो फिक्र चेहरे पर सजाए मेहमानों के लिए किचन में नए किस्म के पकवान बनाने में मसरूफ थी। मेहमानों के आने और जाने तक वो ठीक ठाक थक चुकी थी। सबके जाने के बाद वो अपने कमरे में जाते ही लेट गई। जिस्मानी थकान से ज्यादा उसका दिमाग सोचों की वजह से थक कर चुका था। सवालात और खदशात के बीच में जकड़ी जाने कब उसकी आंख लग गई। बातों बातों में साइमा को अंदाजा हो चुका था कि उसके रिश्ते की बात पक्की हो चुकी है। साइमा की नीम रजामंदी भी शामिल थी। घर में खदशात भी सर उठा रहे थे। कुछ बातों को लेकर अम्मी भी फिक्रमंद थी, मगर अब्बा जी को लड़का बहुत पसंद आया था। अपनी बरादरी और महकमे का होने के नाते अब्बा पर जल्द शादी करने की धुन सवार हो चुकी थी। खदशात की जानिब गौर व फिक्र करने के बजाय उन्होंने तैयारियों को हतमी मराहिल देने पर तवज्जो मरकूज की हुई थी। भाई सुनिए, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। साइमा के मतवज्जा करने पर उस दिन एकदम से दिल जोर से धड़का था। या अल्लाह सब खैर हो, दिल ही दिल में कहते हुए मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जी जी कहिए, लगता है आज फिर से बिरयानी जल गई है। अरे नहीं ना, हर बात में मजाक नहीं उड़ाया करें, उसने नाराज होते हुए कहा। और फिर बोली, वो अब्बा ने बात पक्की कर दी है, शादी की तारीख भी तय हो गई है। अरे वाह माशाल्लाह, ये तो खुशी की बात है। मैंने झट से कहा, वो तो ठीक है पर लड़का? उसने रुकते रुकते कहा, क्या हुआ लड़की को? कुछ खास नहीं, बस मैं उसे नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। ओह अच्छा ये बात है, तो शादी के बाद अच्छे से जान पहचान कर लीजिएगा। वैसे आपको अभी जानना जरूरी भी नहीं, अब्बा ने जान लिया ये काफी है। मेरी बात पर वो चुप हो गई। दुआ कीजिएगा मेरे लिए सब खैर हो, उसने आखिरी अल्फाज कहे। ये आखिरी अल्फाज वो कहना कभी नहीं भूली थी। दुआ कब नहीं करता, मैंने जवाबन कहा। साइमा शादी के जोड़े में अपनी मूरत जैसी लग रही थी, बहुत ही प्यारी मगर डरी हुई। तेज लाइटों की रोशनी और मेकअप के कसरत के बावजूद चेहरे पर तफक्कुरात के रंग छुप नहीं पाए थे। ख्वातीन में घिरी हुई साइमा की नजरें मुझ पर पड़ी तो इस वक्त भी उसने फिर वही सवाल पूछा, भाई मेरा नसीब? मैंने टोकते हुए कहा, बस चुप रहें, अच्छे नसीब लेकर आई हैं, सब खैर होगा। बहन और भाई के दरमियान ये मुकालमा सिर्फ निगाहों के दरमियान हुआ। वैसे भी बहन भाई के दरमियान की गुफ्तगू कोई समझ भी नहीं सकता। आज वो अम्मी के घर आई हुई थी। कॉल पर बात चल रही थी, अम्मी सलावातें सुना रही थी। इतने दिनों के बाद याद आई वगैरह वगैरह। अम्मा साइमा कैसी है? मोबाइल नहीं लिया अभी तक? मैंने बात को रुख बदलते हुए पूछा। जैसी भी है खुद बात कर लें, उन्होंने पास बैठी साइमा को मोबाइल पकड़ाते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, उसने मोदबाना सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? कहाँ हैं कंजूस शोहर की अहलिया? अभी तक भाई साहब ने मोबाइल नहीं दिलाया। मैंने सारे सवाल एक ही सांस में कर डाले। नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों? मैंने जोर देते हुए कहा। पता नहीं, उसने फिर इख्तिसारन कहा। अरे ऐसे कैसे पता नहीं, मैं कुछ और कहता। उसने फौरन कहा, छोटू कैसा है? आप अम्मी की तरफ चक्कर लगा जाए ना, अभी मैं इधर ही हूँ। जी क्यों नहीं लगाते हैं चक्कर, पर आप ठीक तो है ना? खुशी खुरम और हर वक्त चहकती रहने वाली साइमा की मुरझाई हुई आवाज ने मुझे फिक्रमंद कर दिया था। जब आप आएंगे तो सब बता दूंगी, उसने फिर मुख्तसर जवाब दिया और अम्मा को फोन पकड़ा दिया। शायद वो रोने लगी थी या फिर उसका दिल भर आया था। अम्मा क्या हुआ साइमा को? मैंने अम्मा को मुखातिब करते हुए पूछा। कुछ नहीं पुत्र, तुम इतवार को घर आ जाओ। जी अम्मी जी, मैंने कहा और फोन मुनक़ता कर दिया। आज इतवार था, सुबह ही अम्मा की कॉल आ गई थी। पुत्र कितनी देर में निकलना है? उन्होंने पूछा। बस तैयारी करके आपकी तरफ आना है। मेरे जवाब पर वो मुतमईन हो गई और फिर कॉल मुनक़ता कर दी। घर पहुंचे तो दरवाजे पर साइमा मुंतजिर थी। आज बाबुल की राज दुलारी और पिया सुधार गई में बहुत फर्क महसूस हो रहा था। साइमा की फिक्रें हकीकत का रूप धार चुकी थी। चेहरे पर मायूसी और नाउमीदी आया थी। वो बगैर कुछ बताए सब कुछ वाजिया दिखाई दे रहा था।
बेटा, अम्मा ने सर पर हाथ रखते हुए कहा और उनकी आंखें भर आई। जिसे अपना समझकर भेजा वो गैरों से बदतर निकले। बहू की सूरत में बेटी दी थी, मगर इस नसीबो जली को तो बहू की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। सिर्फ 6 माह में वो सब हुआ जो किसी उम्र भर की खातून के साथ नहीं होता है। मार पीट, ताने, नौकरानी जैसा सलूक और बहुत कुछ। इख्तिताम ये कि बेटी की सांसें चलती रही, इसलिए अब उसे वापस बाबुल के घर ले आए हैं। घर में सफ़े मातम बिछा हुआ था, सोग जैसा माहौल था। किसी का खून हुआ था जो बज़ाहिर दिख नहीं रहा था। वो खून शायद अरमानों का था या फिर उम्मीदों का। दिल बिखरे थे या फिर एक जिंदगी जाया हो रही थी। हर फर्द को लग रहा था कि साइमा की उम्मीदों का कसूरवार वही है। खुद ही खुद में ठहरी अपने सवालों को दिल में बसाए साइमा दीवार के साथ खड़ी मुझसे फिर वही सवाल कर रही थी, भाई वो मेरा नसीब। आज तसल्ली देने के लिए भी अल्फाज न थे। पता नहीं कहां से मेरी आंखों के किसी कोने से 2 कतरे निकले, गालों पर से फिसल कर जमीन में दफन हो गए, जिन्हें मैंने बहुत महारत से छुपा लिया था। क्यों पता नहीं। बहन है, ये कतरे भी तकलीफ दे जाएंगे। साइमा की निगाहें मुझसे शिकवा कर रही थी। शायद वो मुझसे ये कह रही थी कि मैंने ज्यादा क्या मांगा था, सिवाय चंद लुक़्मे जिंदा रहने के लिए और एक मोहब्बत करने वाला शोहर। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उसकी हालत जार बता रही थी कि उसने इसके लिए जद्दोजहद भी की होगी।